स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की डीएवी और एनसीईआरटी और बाकी जो भी 7th क्लास का जो हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है फाइनल टर्म का, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने 7th क्लास का हिंदी व्याकरण का फाइनल टर्म का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवरने की कोशिश की है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे क्रिया विशेषण। तो पहला टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण करने से पहले हम जानेंगे बच्चों कि क्रिया क्या होती है और विशेषण क्या होता है। तो क्रिया क्या होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्रिया काम करने को कहते हैं कि जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है या हुआ है, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब किसी भी काम को जहाँ पे काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? विशेषता, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य जो किया जा रहा है, क्योंकि क्रिया मतलब कार्य, ठीक है, तो जो कार्य किया जा रहा है वो कब किया गया है या कितना किया है, किस तरीके से किया है, मतलब कैसे किया है या कहाँ पर किया है, इस तरीके की विशेषता जो हमें क्रिया के बारे में बताए, उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण लिए हैं मैंने कुछ। सबसे पहला मैंने लिया है, वह बहुत बोलती है। बहुत, बहुत, देखो बोलती क्या है? क्रिया हो गई, ठीक है। और वो क्रिया के बारे में बताया गया है कि मतलब बोलना जो क्रिया है उसके बारे में क्या बताया गया? बहुत, कि वो कितना बोलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? उसका ये बताया जा रहा है कितना बोलती है। कितना बोलती है? बहुत बोलती है, या कम बोलती है, अधिक बोलती है। ठीक है, इस टाइप का ये कि कितना किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे वहां खेल रहे हैं। ठीक है, वहां ये स्थान बता दिया गया कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? वहां खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, जैसे मैंने लिया है थर्ड, सुधा शाम से खाना बना रही है। कब से बना रही है? शाम से। खाना बनाना जो है वो क्रिया हो गई, और वो कब से कर रही है उस क्रिया को? शाम से कर रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है, उसने थोड़ा पानी पिया। पानी को पीना जो है, पीना क्या है? इसमें क्रिया है। और कितना पिया? थोड़ा पिया। ठीक है, तो कितना, ये बताया गया क्रिया जो है वो कितनी की है? थोड़ी। ठीक है, उसके बाद है वह तेज दौड़ता है। दौड़ना जो है बच्चों वो क्रिया है, और कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। ठीक है, तो ये की क्रिया कैसे है? ठीक है, कैसे की गई है? ओके, उसके बाद है क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद में सबसे पहले आता है स्थानवाचक। स्थानवाचक वही कि जिससे उसका स्थान पता चले कि जो क्रिया है वो कहाँ की गई है। ठीक है, जैसे हम वहां घूमने गए। कहाँ घूमने गए? वहां। तो घूमना जो है वो क्रिया है, और वो कहाँ की गई है? वहां। ठीक है, तो उसका स्थान बताया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कालवाचक। काल मतलब समय। ठीक है, तो जिससे समय पता चले क्रिया का, कैसे रमेश ने अभी खाना खाया है। कब खाया है? अभी। ठीक है, उसके बाद है रीतिवाचक। रीतिवाचक की मतलब जिससे क्रिया की रीति का पता चले या तरीके का पता चले कि किस तरीके से किया है, कि ध्यान पूर्वक किया है। ठीक है, शनै शनै, धीरे धीरे, तेज तेज, कुछ भी इस तरीके की जो बात होती है, तो उससे उसकी रीति का पता चलता है किस तरीके से किया है। ठीक है, जैसे सबसे यहाँ मैंने वाक्य लिए हैं, अपना काम ध्यान पूर्वक करो। तो क्या? ध्यान पूर्वक। ठीक है, काम को करना जो है, करना क्रिया है, और उसको किस तरीके से किया है? ध्यान पूर्वक किया है। उसके बाद है घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, दौड़ना जो है वो क्रिया है, और तेज उसकी उसके तरीका पता चल रहा है, किस तरीके से दौड़ता है। ठीक है, उसकी रीति पता चल रही है। आगे है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है बच्चों? परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, तो जिससे क्रिया की मात्रा का पता चले उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने कम खाना खाया। ठीक है, खाने को जो खाना है, कि खाने को जो खाया है। ठीक है, खाया क्या हो गया? क्रिया हो गई। और कितना खाया? कम।
तो कम उसका परिमाण हो गया ना, उससे मात्रा पता चल रही है कितना खाया। राधा अधिक बोलती है, बोलना क्रिया हो गई, और कितना बोलती है, अधिक। ठीक है बच्चों, तो अधिक उसका परिमाण हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों, जो वो शब्द जो किसी के पर्याय में बोले जा सके। कहने का मतलब उसको ये भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं कि, ठीक है, जिसे हम समान अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। जब आपसे पर्यायवाची शब्द पूछते हैं तो आप कम से कम 2 लिखोगे उसके। जैसे सबसे पहला हमने लिया है, मैंने थोड़े से जो 7th क्लास में ज्यादातर पूछे जाते हैं उस टाइप के लिए हैं, और ये सिलेबस में भी है आपके। ठीक है, इसके अलावा भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर मोस्टली इसमें से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप थोड़े बहुत और पढ़ें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना पढ़ें। मैंने थोड़े से उदाहरण लिए हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया है सोना। सोना को हम स्वर्ण भी बोलते हैं, कनक भी बोलते हैं और कंचन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कनक जो है गेहूं को भी बोलते हैं और सोना को भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है वस्त्र। वस्त्र को कपड़ा, वसन, अंबर। मनुष्य, मनुष्य को आदमी, मानव और मनुज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सभी के 2 या 3 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। ठीक है, आपको पेपर में 2 तो लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद है सरस्वती, जिसका भारती, वागीश्वरी और शारदा हम बोलते हैं सरस्वती को। ठीक है, उसके बाद है सूरज। सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं और भानु भी बोलते हैं। ठीक है, तट, कूल, किनारा। ठीक है, इसमें मतलब मैंने 2, 3 और किसी के 4 इस तरीके से लिए हैं, तो आपको जो 2 सही लगे आप वो लिख देना। लेकिन पढ़ना सारे ही, कभी कभी कोई कौन से 2 याद रह जाए पता नहीं होता, कोई एक भूल भी जाओ तो कम से कम 2 आपको याद रहे। ठीक है, सुगंध। सुगंध का मतलब होता है खुशबू, उसको हम महक भी बोलते हैं ना, कि इसमें बहुत अच्छी महक आ रही है। ठीक है, उसके बाद है सौरभ। सौरभ भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, युद्ध। युद्ध को संग्राम, रण। ठीक है, पेड़। पेड़ को वृक्ष, तरु, विटप। ठीक है, उसके बाद है पानी। पानी को जल, नीर, वारी। ठीक है, फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन। वन को जंगल, कानन, अरण्य, ये सब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लिंग बदलो। लिंग बदलो क्या होता है बच्चों, लिंग मतलब जिन शब्दों से उसका शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि वो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसी को बदलने को यहाँ कहा गया है। यहाँ हिंदी में हमारे पास 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। संस्कृत में एक नपुंसकलिंग भी होता है। ठीक है, तो हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। इसमें बच्चों, क्योंकि आप 7th में हो गए हो, ठीक है, 5th और 6th में इस तरीके से होता है कि यहाँ स्त्रीलिंग लिखा है, वहां पुल्लिंग लिखा है, आपको कोई भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको लिंग बदलने को कह रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि ये तो पुल्लिंग मैंने याद किया था और ये तो स्त्रीलिंग लिखा दे दिया, अब मैं क्या करूं, स्त्रीलिंग तो पहले से ये लिखा आ गया। ऐसा नहीं है बच्चों, लिंग बदलना है तो अगर स्त्रीलिंग दिया है तो आप उसको पुल्लिंग में बदलेंगे, और अगर पुल्लिंग दिया है तो उसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे सबसे पहले कवि। कवि का कवयित्री, ये बच्चों ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी। ठीक है, माता पिता, ये बहुत सारे होते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना, 2nd 3rd से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब थोड़े से बड़े हो गए हो, 7th क्लास में हो, है ना, तो अभी ये थोड़े से ऐसे शब्द हैं और इनमें आपको मात्राओं का खास ध्यान देना है, तो इनको बहुत ध्यान से, मैंने सिर्फ थोड़े से लिए हैं, इसमें 7-8 लिए हैं जो कि थोड़े से टफ हैं और ज्यादातर आते हैं, और ये आपको आगे भी आएंगे। ऐसा नहीं है 7th में, ये 8th 9th 10th कभी भी इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना। आसान वाले जो सीधे सीधे हैं वो तो आप लिख ही लोगे खुद ही, ठीक है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। कवि। कवि का कवयित्री, ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, और ये ऐसा शब्द है जो काफी आगे तक भी काम आता है, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, कवि का कवयित्री। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे इसमें मात्राओं की गलती करते हैं, मात्राएं गलत कर देते हैं, तो आप ये बहुत ध्यान देना। कवि का कवित्री कर देते हैं कोई, ठीक है, या कवयित्री कर देते हैं। आप बहुत ही ध्यान से देखो, जैसा कि हम बोल रहे हैं, इसको उच्चारण जिस प्रकार से कर रहे हैं
उसी प्रकार की मात्राएं आएंगी, है ना बच्चों। जैसे कवि का कवयित्री, ठीक है, तो यित्री, य पे छोटी की मात्रा और त्र पे बड़ी की मात्रा। छोटी सी बात है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो कवयित्री, आई होप ये सुनने से ही आपको याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप एक बार खुद ध्यान से देखो और इसको लिखने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। तो कवि कौन होता है, जो कविताएं लिखता है, और कवयित्री वो स्त्रीलिंग रूप है कि जो महिला जो कविताएं लिखती है उसको कवयित्री बोलते हैं, ठीक है। कवित्री बोलने में जल्दी से बोलो कवित्री, लेकिन कैसे होता है, कवयित्री, ओके। उसके बाद है वीर, और यही महिला हो, अगर स्त्रीलिंग है तो वीरांगना, ठीक है। थोड़ा सा इनको याद करो बच्चों, ध्यान से सुनो, सुनने से ही काफी याद होगा, और एक दो बार इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना, रीड कर लेना, ओके। वीर का वीरांगना, ठीक है बच्चों। उसके बाद है सुनार, सुनार का होगा सुनारिन, ठीक है। जब हम इसको स्त्रीलिंग में करेंगे तो छोटी की मात्रा आ जाएगी, सुनार का सुनारिन। सहपाठी, जो साथ में पढ़े उसको सहपाठी बोलते हैं। सहपाठी का सहपाठिन, छोटी की मात्रा, ठीक है। पुजारी का पुजारिन, ठीक है। जो स्त्री अगर मंदिर में पूजा पाठ का वो संभालती है तो उसे पुजारिन बोलेंगे, ठीक है, या पुजारी की पत्नी को भी पुजारिन कहेंगे। हाथी का हथिनी, ध्यान से देखो बच्चों, थ पे जो बड़ी की मात्रा है उसको हमने स्त्रीलिंग में किया तो छोटी की मात्रा हो गई। न पे लास्ट में जो होता है उसमें ज्यादातर बच्चों बड़ी ही आती है, ठीक है। कुछ केसेस में छोटी ही आती है, नहीं तो बड़ी ही आती है, ठीक है। तो हाथी का हथिनी, बीच में छोटी की मात्रा और लास्ट में बड़ी की मात्रा, जैसा कि कवित्री में भी ऐसा ही हुआ है, बीच में छोटी की मात्रा और फिर बड़ी की मात्रा, ठीक है बच्चों। उसके बाद है, देखो यहाँ पर मैंने मालिन दे दिया पहले से ही, तो इसका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिखना है इसका मतलब इसका, ठीक है, क्योंकि लिंग बदलने का है, ये नहीं कहा कि इसका स्त्रीलिंग लिखो या पुल्लिंग लिखो, ठीक है। तो मालिन का माली, देखो माली क्योंकि पुल्लिंग है उसमें बड़ी की मात्रा, और मालिन स्त्रीलिंग है उसमें छोटी की मात्रा आ गई ला पर, ठीक है बच्चों। विधुर का विधवा, विधवा वो स्त्री होती है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, और विधुर वो पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद है लेखिका, लेखिका का होगा लेखक, लेखिका लिखने वाली स्त्री और लेखक लिखने वाला पुरुष, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आते हैं विलोम शब्द, वो विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, मतलब उल्टे शब्द, ठीक है, इसको उल्टे शब्द भी बोल सकते हैं। विपरीतार्थक मतलब जिसका विपरीत अर्थ, ठीक है, लिखना हो उसका विलोम शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। स्वार्थ का निस्वार्थ, स्वार्थ मतलब सेल्फिश होकर के कुछ काम करना, अपने स्वार्थ के लिए करना, अपने सेल्फ के लिए, ठीक है। तो वो होता है स्वार्थ। निस्वार्थ जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ठीक है, निस्वार्थ भाव से जिसमें अपने बारे में कुछ ना सोचो, ठीक है। तरल, तरल मतलब लिक्विड, और ठोस मतलब सॉलिड। अनुकूल का प्रतिकूल, अमीर का गरीब, मौखिक का लिखित, मौखिक मतलब जो मुख से कहा जाए, ठीक है, और लिखित जो लिख के दिया जाए। संचय का त्याग, संचय मतलब इकट्ठा करना, और त्याग मतलब एक तो संचय करना कि सब कुछ जोड़कर संजोकर इकट्ठा करके रखना, ठीक है, और त्याग कर देना कि मतलब बलिदान कर देना, ठीक है बच्चों। त्याग का समानार्थक शब्द बलिदान होगा, और इसका विलोम शब्द संचय, ठीक है बच्चों, आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भूत, भूत मतलब पास्ट, भूत का होगा भविष्य, और सुलभ का दुर्लभ, सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, और दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिले, आसानी से ना मिले उसे दुर्लभ कहेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं वचन बदलो। वचन बदलो क्या होता है, कि किसी चीज का एक वचन या एक वचन को बहुवचन में करना, ठीक है, बहुवचन को एक वचन में करना, ये वचन बदलो, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे नहीं दिया हुआ कि आपको एक वचन दिया जाएगा और बहुवचन में आपको बदलना है, हो सकता है बहुवचन दिया जाए उसको एक वचन में करना हो, और एक वचन दिया जाए उसको बहुवचन में, ठीक है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, ठीक है।
और हिंदी में एक वचन बहुवचन वचन बदलने से सबसे पहले मैंने लिया है, देखो बच्चों मैंने कुछ शब्द लिए हैं इस तरीके के हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं है कोई और नहीं आएगा, और भी आ सकते हैं। इनसे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ज्यादा से ज्यादा तरीके के लेने की कोशिश की है, बाकी आप इसके अलावा भी थोड़े बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको ध्यान से कर लेंगे तो भी आप ये अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ और भी आ जाते हैं तो, ठीक है बच्चों। सबसे पहले है तलवारें। तलवारें देखो क्या हुआ, बहुवचन आ गया ना कि एक से ज्यादा, तो उसको एक लिखेंगे, उसका एक वचन तलवार। अब शब्द खाली एक ना लेकर इस तरीके से ले सकते हैं, सैनिक की, तो उसका सैनिकों की। मैदान में, मैदानों में, ठीक है। मूर्ति का मूर्तियां, यहाँ इसमें चांद बिंदु आएगा। दिशाएं का दिशा, यहाँ पे हमें बहुवचन दे दिया तो हमने उसको एक वचन में करा, दिशाएं बहुवचन है, उसका एक वचन दिशा, ठीक है बच्चों। आगे है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का बैलगाड़ियां, तैयारियां का तैयारी। देखो जब हमने उसको बहुवचन में करा तो छोटी की मात्रा हो जाएगी र पे, और जब एक वचन है तो बड़ी की मात्रा। गमला का गमले, पहेली का पहेलियां। पहेली एक वचन है, उसको बहुवचन में करा तो छोटी की मात्रा आ गई ल पर। यहाँ पे चांद बिंदु आता है। बच्चा का बच्चे, उसके बाद है बस्ता का बस्ते, कलम का कलमे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, र के विभिन्न रूप। र आपने पढ़ाई है, ठीक है ना। र से रात, र से रोटी, ठीक है। इसके कई रूप होते हैं बच्चों। र को हम हिंदी में कई तरीके से लिखते हैं, जिसमें आता है रेफ और पदेन। रेफ क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, रेफ जो ऊपर र आता है उसे हम रेफ कहते हैं, ये भी र है, ठीक है। और पदेन जो पैर में आए, पद का मतलब पैर होता है, तो जो पैर में आए उसे हम कहेंगे पदेन। रेफ देखो, जैसे इसके क्या होगा, ये ऊपर आ रहा है, कर्म धर्म निर्जीव दुर्घटना, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर्म 2 बार लिख दिया, गर्व पर्व आदि, ठीक है, कि इस तरीके के। और बहुत आदि का मतलब सिर्फ यही खत्म नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। पदेन जो पैर में आए, देखो इसमें एक पैर में ये पढ़ा होगा आपने जिसमें लिखा है, और एक होता है ये उल्टा वी टाइप का, ठीक है। जैसे प के पैर में ये प्रमाण, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति, देखो ट के जो पैर में आता है, जो ट के नीचे आता है वो इस तरीके का उल्टा वी वाला आता है, राष्ट्रपति। ट्रेन, ठीक है। और प में इस प्रकार का आता है, ठीक है। और ये सिर्फ प में नहीं आता, औरों में भी आता है बच्चों, और भी कई अक्षर हैं ऐसे जिनमें ये आता है, ठीक है। प्रमाण, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, देखो ध के नीचे भी आया, ध्रुव, अग्रिम, ग के नीचे, ये सभी के नीचे आ जाता है, ठीक है। और वो सिर्फ ट के नीचे आता है, ड के नीचे भी आता है, ठीक है। द्रव आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले बच्चों अनुप्रास, आपके में अभी अनुप्रास अलंकार ही है, आप 7th क्लास में हो, आप 8th में आओगे फिर आपके थोड़े से और अलंकार बढ़ जाएंगे, और ज्यादा पढ़ोगे, 9th में आओगे थोड़े और आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार क्या होते हैं बच्चों, अलंकार कुछ ऐसे होते हैं जो कि काव्य में आते हैं, कविताओं में आते हैं, ठीक है। और ये हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे एक स्त्री को आभूषण पहनने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, इसी प्रकार से काव्य में यदि अलंकारों का इस्तेमाल हो तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार कई प्रकार के होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपके में सिर्फ अनुप्रास अलंकार हैं, ठीक है। जैसे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकार है, ठीक है। आप 8th में पढ़ोगे। अभी हम अनुप्रास अलंकार करेंगे, ओके बच्चों। अनुप्रास अलंकार क्या है, जब किसी शब्द के शुरुआत में एक ही वर्ण आए, ज्यादा शब्दों के, ठीक है, एक से ज्यादा शब्दों की शुरुआत में एक ही वर्ण आए, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आना बार बार हो, तो उसे, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, ठीक है। अब इसमें देखो ये पहले 3 शब्दों में म, ठीक है, तो म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, 3 बार हुई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है बच्चों।
तो ऐसा कविताओं में इस तरीके से लिखा जाता है, तो उससे क्या होता है, कविता सुंदर लगती है, पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोई लय ना हो, कोई अलंकार ना हो, ठीक है, तो वो कविता कविता ही नहीं लगेगी ना बच्चों, ठीक है। आगे है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें क क क, ठीक है, पहले 3 शब्दों में क वर्ण की आवृत्ति है। उसके बाद है कितनी करुणा कितने संदेश, यहाँ पर भी क क क। चारू चंद्र की चंचल किरणें च च च, ठीक है, तो ये है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम संयुक्त क्रिया, ठीक है, एक तो संयुक्त क्रिया और उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। सबसे पहले है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है बच्चों, क्रिया हमने पढ़ा, अभी क्रिया विशेषण भी पढ़ा। क्रिया क्या होती है, काम, पर लेकिन जब मूल क्रिया की जो क्रिया है उसके साथ में कोई दूसरी क्रिया या रंजन क्रिया जिसे कहते हैं वो अगर जोड़ दी जाए, ठीक है, तो जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है, कि उसके जोड़ से जो बन जाती है क्रिया उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है, जब रंजक क्रिया मतलब दूसरी क्रिया जोड़ दी जाए। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, सबसे पहला है राधा ने पाठ पढ़ लिया। अब देखो पाठ पढ़, पढ़ जो है यहाँ पर पढ़ना जो है वो मूल क्रिया है, कि मतलब वो क्रिया है पढ़ना, ठीक है। अब वो उसके साथ क्या लग गया, पढ़ लिया, तो लिया जो है वो रंजक क्रिया, ठीक है, तो पढ़ लिया मिलकर बन गया क्रिया। अब तो इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया, कि पढ़ के साथ में लिया लग गया तो ये संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। वह शेर देखकर डर गया, डरना जो है वो मूल क्रिया है और उसके साथ गया जो लग गया वो रंजक क्रिया है, तो ये मिलकर डर गया मिलकर क्या बन गया, संयुक्त क्रिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ओके तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या समझ में आया हो फिर भी आपको कोई डाउट आता है मन में, आपके अपने कुछ प्रश्न होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है बच्चों, देखो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या उपवाक्यों, ठीक है, को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है, अव्यय जो बदलते नहीं है। हाँ तो जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में आए या उपवाक्यों के बीच में आए और उसमें उनको जोड़ दे, तो कि वाक्य के बाद उपवाक्य उस पर जोड़ दे और एक संपूर्ण वाक्य बन जाए, ठीक है, उन शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एवं, यदि, तो, फिर भी, लेकिन, और, किंतु, परंतु, ताकि, ताकि वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरीके के शब्द। तो इसमें मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि मैम ने 5-6 करवा दिए और सिर्फ हम वही कर लें, जो उदाहरण आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों वो इनसे ज्यादा करना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ दिए हैं, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। जैसे सबसे पहला मैंने उदाहरण लिया, राधा और सुधा खेल रही हैं। देखो राधा और सुधा, तो जो और है वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। उसे बुखार था फिर भी वह स्कूल गया, उसे बुखार था वाक्य, फिर उसके बाद में फिर भी वह स्कूल गया, तो फिर भी जो लग गया उससे ये, अगर आप ऐसे लगे उसे बुखार था वह स्कूल गया तो कुछ वाक्य नहीं बना सही से, ठीक है ना। फिर भी जो बीच में लग गया ये समुच्चय बोधक अव्यय, ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, ठीक है। आप मिठाई लेंगे या नमकीन, ठीक है, कि दोनों में से क्या लेंगे, तो जो या लगा है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। उसने खाना खाया लेकिन आइसक्रीम नहीं खाई, लेकिन, ठीक है बच्चों, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे बढ़ते हैं, आगे है काल। काल क्या होता है बच्चों, काल मतलब समय, ठीक है। ये तो आप सबको पता होगा काल क्या होता है, नहीं भी पता फिर भी एक बार देख लो। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 प्रकार के होते हैं काल, ठीक है। समय एक जो बीत गया, भूतकाल मतलब जो बीत गया, वर्तमान जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है,
ठीक है, तो मैंने कुछ वाक्य लिए हैं बच्चों, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा भूतकाल है, कौन सा वर्तमान काल और कौन सा भविष्यकाल। ठीक है, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, खा लिया था, पहले खा लिया था ना, तो भूतकाल हो गया। वह गाना गाएगा, अभी नहीं गाया, ना उसने गाया ना वो गा रहा है, वो गाएगा, भविष्य में गाएगा ना, तो भविष्यकाल। बच्चों ने कहानी सुनी, सुनी पहले ही सुनी, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी सुन रहे हैं या सुनेंगे, कहानी सुनी, तो ये भूतकाल हुआ। ठीक है, दुकानदार फल बेच रहा है, अभी बेच रहा है ना, तो ये वर्तमान काल हो गया। हम कल बाजार जाएंगे, कल जाएंगे, कल गए नहीं, कल जाएंगे, आने वाला जो कल है, तो ये फ्यूचर हो गया, मतलब भविष्य काल। सभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना, तो वर्तमान काल। सीता बहनों में सबसे बड़ी है, बड़ी थी या बड़ी होगी, नहीं बड़ी है, तो ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है बच्चों? ये आपने देखा होगा कभी कभी किस शब्द के किसी एक वर्ण के नीचे ऐसे ही बिंदी सी आ जाती है। ठीक है, इस बिंदी को ही हम कहते हैं नुक्ता, जो कि उर्दू के शब्दों में आता है, फारसी में आता है। फारसी उर्दू की को लिखने की ही लिपि को कहा जाता है। ठीक है, उसमें आता है जैसे तेज, तेज के नीचे तेज, ज के नीचे आ गया नुक्ता। ठीक है, सजा का सजा, और इससे अर्थ ही बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, सजा का मतलब अलग है और सजा का मतलब अलग है। ठीक है, सजा मतलब किसी चीज को सजाना और सजा मतलब की पनिशमेंट। ठीक है, तो एक नुक्ता लगने से, एक बिंदी लगने से अर्थ में परिवर्तन आ गया। जमाना और जमाना, ठीक है, ये भी अलग अलग हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी बताती हूँ। जमाना किसी चीज को जमा देना और जमाना जमाना। ठीक है, उसके बाद फन और फन। ठीक है, फन, देखो फ के नीचे नुक्ता आ गया। अब आगे कुछ ऐसे शब्द दिए हैं, आपकी बुक में भी दिए होंगे बच्चों, आप इसमें बहुत सारे वो दिए हैं, उसको प्रैक्टिस करें, और इनके अर्थ भी दिए होंगे अलग अलग। ठीक है, वो आप पढ़ें थोड़ा सा। सही जगह पर आपको नुक्ता लगाना, ये आप प्रैक्टिस करेंगे खुद। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, ठीक है, श्रुति सुनने में जो समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न हो। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो सुनने में समान लगे लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, उसे हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, कि जिसका रूप समान लगे देखने में, ठीक है, लेकिन देखने में, सुनने में, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, उसे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अनल, अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा, सुनने में एक जैसे से लग रहे हैं लेकिन अर्थ भिन्न है। हंस, हंस मतलब हास्य, हंसने को कहते हैं, और हंस मतलब एक जलीय पक्षी है, उसे हम हंस कहते हैं। योग्य, जो किस चीज के योग्य हो, लायक हो, काबिल हो। ठीक है, और योग मतलब एक तो व्यायाम भी होता है योग, ठीक है, और एक जोड़ने को भी योग करना कहते हैं। ठीक है, बेर एक फल होता है और बैर दुश्मनी। ठीक है, नीड, नीड मतलब घोंसला और नीर मतलब पानी। गृह मतलब घर और ग्रह मतलब नक्षत्र। जलज मतलब कमल। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, जलज और जलद में, जलज जो जल में जन्म ले, ज मतलब जो लास्ट में ज लगा है जल के बाद में, उस ज का मतलब है जन्म लेना या उत्पन्न होना, जो जल में जन्म ले वो क्या है, कमल। और जलद जो जल देता है वो कौन है, बादल, बादलों से वर्षा होती है ना। ठीक है, उसके बाद है दिन, दिन मतलब वार, डे। ठीक है, और दीन, दीन मतलब गरीब। ठीक है, उसके बाद है कढ़ाई, कढ़ाई बर्तन होता है जिसमें बनाते हो ना, हलवा बनाते हो, तड़के लगाते हैं। ठीक है, या कुछ भी तलना हो, पकौड़े भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कढ़ाई, कढ़ाई मतलब कसीदाकारी, जिसे हम इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। ठीक है, बहु, छोटे ऊ की मात्रा, बहु मतलब बहुत, और बहु मतलब वधु। ठीक है, और मतलब तरफ या दिशा, और मतलब तथा, मतलब एंड। सम्मान, सम्मान मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट। ठीक है, और समान मतलब बराबर, इक्वल। ठीक है, या समान को भी बोलते हैं। ठीक है, थिंग्स। उसके बाद
परिणाम, परिणाम मतलब नतीजा और परिमाण मतलब मात्रा। दशा मतलब अवस्था, ठीक है, और दिशा मतलब ओर, डायरेक्शन। वार मतलब, सॉरी वार नहीं बार है, ये सही से दिख नहीं रहा है इसमें, बार मर्तबा की कितनी बार, ठीक है, ये आएगा इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी कि कितनी बार हुआ कोई काम। और वार मतलब आघात करना, कि किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे दृश्य जो है वो हमारा मूल शब्द है, दृश्य मतलब देखना या जो दिखे, ठीक है, और उसके आगे अ लग गया, अदृश्य बन गया, जो ना दिखे, ठीक है ना। योग, योग मतलब जोड़ जुड़ाव, ठीक है, और वियोग, वी लग के वियोग बन गया, वियोग मतलब बिछड़न, ठीक है। उसके बाद है प्रेम। प्रेम के आगे लगा है स, मतलब प्रेम सहित, ठीक है। गुण के आगे निर्गुण, ठीक है, मतलब अवगुण भी कहते हैं इसको। लक्ष्य का उपलग गया, उपलक्ष्य बन गया। गुण के आगे अव लग गया, अवगुण बन गया। भव के आगे सम लग गया। अब बच्चों आप देखो, सम म के नीचे हलंत लगी है, इसका मतलब म में स्वर नहीं है, आधा है ये, ठीक है। और आधे म को हम ऊपर बिंदी लगा सकते हैं जिसमें स्वर ना हो, ठीक है। संभव। ओके, ये आपको जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्वर और व्यंजन, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसमें ये आधे अक्षरों को कैसे लिखते हैं वो भी समझेंगे, हलंत क्या होती है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है वो भी हम उस वीडियो में करेंगे। तो जल्दी हम उस वीडियो को भी बनाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद है पुत्र, हमारा मूल शब्द है जिसके आगे लगा दिया सु, सुपुत्र बन गया, मतलब अच्छा पुत्र, ठीक है। देश के आगे वी लग गया, विदेश बन गया, बिल्कुल अर्थ ही बदल गया, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के पीछे लग जाए, जैसे दुकान के बाद में दार लग गया तो दुकानदार, ठीक है। दुकान मतलब शॉप और दार उसके साथ लग गया तो शॉपकीपर हो गया ना, ठीक है, अर्थ ही परिवर्तित हो गया। उसके बाद है मीठा के साथ आस लग गया तो मिठास। देखो बच्चों, जो आ है वो आ की मात्रा ही बन गया उसके साथ में, ठीक है। इसको मीठा और आस अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मिठास एक बस आ की मात्रा लग जाएगी। तो ये कैसे क्या क्या मिलकर, कौन कौन सी मात्रा मिलकर क्या बनते हैं, ये हम जब संधि सीखेंगे तो उसमें करेंगे, ठीक है बच्चों। लोहा जमा आर, लोहार, ठीक है। उसके बाद में होन जमा हार, होनहार। और फिर है दोस्त जमा ई, दोस्ती। ई बड़ी है तो बड़ी की मात्रा बन गई वो त के ऊपर। चमक जमा ईला, चमकीला, क पे बड़ी की मात्रा बन गई है बड़ी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है बच्चों? जैसे इंग्लिश में हम पंक्चुएशंस भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम उनको बोलते हैं विराम चिन्ह। कुछ चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है, उन्हें व्याकरण में विराम कहते हैं, ठीक है। विराम का अर्थ है ठहराव, ठीक है। तो विराम चिन्ह क्या हो गए बच्चों कि कई बार कुछ भागों में बांटने के लिए वाक्य को, ताकि उसका अर्थ आसानी से समझ में आए, ठीक है, कुछ देर रुकना पड़ता है, कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, किया जाता है, ठीक है, रुकने के लिए, तो उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे सबसे पहला पूर्ण विराम, जो ब्रैकेट में मैंने ये डंडा लगाया है, ये पूर्ण विराम होता है। जब भी वाक्य खत्म होता है तो उसके बाद ही पूर्ण विराम अवश्य लगाया जाता है, ठीक है। जैसे उसने खाना खा लिया, लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। उसके बाद है अल्प विराम, ठीक है। अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रोका जाता है। अर्ध विराम भी हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी है हमारा अल्प विराम कि कुछ समय के लिए छोटा सा थोड़ा सा रुका जाता है, तो वहां पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे सीता गीता सुधा और राधा ने गीत गाया, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा रुकना इनमें। सीता गीता सुधा ऐसा नहीं बोलोगे ना, सीता गीता सुधा और राधा ने गीत गाया
हल्का हल्का सा रुकना पड़ रहा है तो वहां पर हम अल्प विराम लगा देंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है, जहां पे प्रश्न पूछा जाए, जहां पे प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग हो, ठीक है, वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाता है, जैसा कि ब्रैकेट में लगाया हुआ है, इसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कैसे शब्द, क्या, किसने, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके लिए, कितना, कब, ठीक है। तो ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, कहीं प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह आता है वाक्य खत्म होने पर। ठीक है बच्चों। उसके बाद है योजक चिन्ह, ये छोटा डैश, बड़े वाला नहीं, छोटा डैश। इसका प्रयोग कहाँ किया था? तत्पुरुष या द्वंद्व समास में। ठीक है, ये आप समास अगली क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, 8th क्लास में। इसमें और या फिर या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है इनको, दो शब्दों के बीच में से, माता पिता चाय कॉफी सुख दुख, तो माता और पिता चाय या कॉफी, सुख या दुख। ठीक है। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये भी दो प्रकार के होते हैं, अभी आपके में एक है, अगली कक्षा में हम दोनों पढ़ेंगे, एकल उद्धरण और दोहरा उद्धरण। ठीक है। तो सबसे हमारे में सिर्फ इतना ही है। तो इसमें किसी के द्वारा कहे गए कथन को लिखा जाता है इन चिन्हों के बीच में, जैसे तिलक ने कहा था। ठीक है, तिलक ने कहा था, वो क्या कहा था उसे हम ये उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा था। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे? इस इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है बच्चों। आगे आते हैं विस्मयादि बोधक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये इंग्लिश में भी ऐसे ही लगता है, हिंदी में भी ऐसे ही लगता है। ठीक है। ये क्या होता है? जैसे हम किसी चीज पर बहुत खुश हैं, नफरत है हमें, ठीक है, लाइक प्रसन्नता, घृणा या आश्चर्य, मतलब हैरानी होती है, ऐसे से भावों को प्रकट करने के लिए कई बार कुछ शब्द लिखे जाते हैं और उन शब्दों के बाद ही तुरंत इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे वाह यह कितना सुंदर है, फूल है, ठीक है, या छी वह कितना गंदा है, ठीक है, ओह ये क्या हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के जहां शब्द आएंगे वहां पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाता है। ठीक है बच्चों। आगे हम क्या पढ़ेंगे? ये हमने डीएवी की बुक से लिया है। ये है कारक। कारक क्या होता है बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कि संज्ञा या सर्वनाम जो लिखा है अन्य वाक्य से उसका संबंध कैसा है, क्या है, उससे के बारे में हमें पता चले, उसे कारक कहते हैं। जैसे कि जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको करने वाला कौन है, क्या किया है, मतलब किसके साथ किया है, ठीक है, किस चीज का इस्तेमाल किया है, किसके लिए किया है, किसके द्वारा किया है, वगैरह वगैरह। तो ये होता है कारक। 8 प्रकार के होते हैं बच्चों, जो कि ये दिए हैं मैंने आपको इसमें। वो क्या है? कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ठीक है, ऐसे होता है ये। संप्रदान के लिए, अपादान, हाँ संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ये सब हमारे 8 कारक हैं। और इसमें ने, को, से वगैरह वगैरह जो है ये परसर या विभक्तियां इनको कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले कर्ता ने, तो जो काम को कर रहा है उसके लिए उसको हम कर्ता कहेंगे। ठीक है। और जिस काम को किया गया उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक है। कर्ण मतलब से, कि जिस चीज के इस्तेमाल से, जैसे अब मैं बताती हूँ, राम ने सेब से, सॉरी, राम ने चाकू से सेब को काटा, ठीक है, और सीता के लिए काटा। ठीक है। तो राम ने चाकू से सेब को सीता के लिए काटा, तो राम जो है वो कर्ता हो गया, और किससे? चाकू से, तो वो कर्ण हो गया। और किसको काटा है? कर्म क्या हो गया इसमें? फल जो सेब है। और किसके लिए काटा है? सीता के लिए, तो सीता के लिए, सीता संप्रदान हो गई। अब है अपादान। अपादान क्या है? कोई वस्तु किसी से अलग होना
या तुलना किया जाना, वहां पे अपादान होता है। जैसे सेब जो है वो पेड़ से गिरा, सेब पेड़ से गिरा, है ना, तो वो क्या हो गया वहां पर अपादान कारक। संबंध, हाँ किससे गिरा है, पेड़ से, तो वो वहां पर होगा अपादान कारक। संबंध की कोई वस्तु किसी की है कि यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, या मतलब जैसे हम कहेंगे यह पुस्तक सुधा की है, सुधा की, या यह पेन सुधा का है, तो ये का के की जो है ये संबंध कारक है। अधिकरण, अधिकरण मतलब में पर, जैसे कमरे में टीवी रखा है, तो यहाँ पर कमरे में, ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया, यहाँ पर में आया है। या मेज पर पुस्तक रखी है, तो ये पर आ गया, यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। संबोधन हे अरे, जैसे हम किसी को पुकारने के लिए बोलते हैं कि अरे ये तूने क्या किया, हे इधर आ, ठीक है, इस तरीके से हम किसी को संबोधित करने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर संबोधन कारक होगा। ठीक है बच्चों, आगे आगे हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। हाँ देखो, सबसे पहले तत्सम तद्भव, फिर देशज विदेशज, ये सब हम पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से लिए गए और बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, ऐसे कैसे ले लिए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र, सूर्य, पूर्ण, कृषक, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ठीक है, और इनको हम हिंदी में भी ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इन शब्दों को भी हम पढ़ते हैं ना हिंदी की पुस्तकों में, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे तत्सम शब्द, क्योंकि संस्कृत भाषा से लिए गए और ऐसे कैसे इस्तेमाल कर लिए गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद है तद्भव। तद्भव वे होते हैं संस्कृत से लिए गए हिंदी में, लेकिन कुछ परिवर्तन के बाद, उनके रूप को बदलने के बाद। जैसे अग्नि को आग बोल देते हैं हम, ठीक है, अग्नि हमने संस्कृत से लिया, लेकिन हम उसको अपने लेखन में या अपनी पुस्तकों में हम उसको आग शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे रात्रि को रात, क्षेत्र को खेत, ठीक है, कि उनका रूप बदल दिया। और सूर्य को हम सूरज बोल देते हैं, ठीक है, पूर्ण को पूरा, कृषक को किसान, ठीक है बच्चों। उसके बाद है देशज शब्द, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कई बार आवश्यकता अनुसार ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है, कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहां के कुछ अपने देसी शब्द होते हैं बच्चों। बोलते हैं ना कि ये, जैसे कभी कभी सिखाया जाता है कि बच्चों ये शब्द जो आप ये घर पे बोल रहे हो बेटा, ये स्कूल में मत बोल देना, कि हमारे देसी शब्द हैं, घरेलू, ठीक है, वो होते हैं देशज शब्द। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, भोंपू, ठीक है, तो ये सब होते हैं देशज शब्द। ऐसे विदेशी जातियों के संपर्क के कारण कई बार उनके बहुत से शब्द हमारी भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं, उनको हम कहते हैं या तो विदेशज शब्द या आगत शब्द, ठीक है। जैसे तोप, ये क्या है, ये बच्चों फारसी शब्द है। पेंसिल, ये अंग्रेजी का है, ठीक है, रोमन का। उसके बाद स्कूल, ये भी अंग्रेजी का है, ठीक है, इनको हम ऐसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, हमेशा विद्यालय तो नहीं बोलते। उसके बाद मशीन, कॉलेज, ठीक है, ये सब शब्द हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके के और बहुत सारे शब्द हैं जो कि विदेशी जातियों के संपर्क के कारण हमारी भाषा में प्रयुक्त हो गए हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसी लगी बच्चों मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी लाभ हुआ होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अक्सर हिंदी का, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक हिंदी में ही पढ़ी जाती है आजकल, है ना, और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में हो गए हैं, तो सब इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, तो हिंदी की तरफ बच्चे ध्यान नहीं देते, उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं या रट लेते हैं और लिखाते हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां करते हैं, कई बार शब्द ही भूल जाते हैं, मात्राएं गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी मात्राओं का भी ज्ञान मिला होगा, ठीक है, और आपने उनको समझने की कोशिश की होगी, और आई होप, या उम्मीद करती हूँ कि आप वो आगे से वो गलतियां नहीं करेंगे अपने पेपर में भी और आगे से अपने लेखन में कहीं भी, चाहे वो आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, बुक में लिख रहे हैं, कहीं भी आप उन गलतियों को नहीं करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिली होंगी। तो बच्चों
इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। ज़रूरत पड़े आपको कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई विशेष कोई शब्द या कोई विशेष टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको ध्यान से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी इस पीडीएफ का लिंक भी दिया है, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इसके आप प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इसके बाद हम बनाएंगे 8th का। तब तक के लिए बाय बाय।